हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि भारत का संविधान क्या संघात्मक है। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज जो हमारा लेसन प्लान है, व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, यह समाचार में क्यों है। इंट्रोडक्शन माने भूमिका, माने आखिर फेडरलिज्म क्या है और फेडरलिज्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हिंदुस्तान के संविधान में संघात्मक व्यवस्था अर्थात फेडरलिज्म के क्या क्या मुख्य अवयव या तत्व हैं। इसके अलावा और क्या क्या सेंट्रलाइजिंग फीचर्स हमारे संविधान में मौजूद है जो कि अमेरिका के संविधान या दूसरे संविधान से इसे अलग करता है। और फाइनली कंक्लूजन। तो दोस्तों आइए हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। हमने डिटेल में डिस्क्रिप्टिव नोट्स में अंग्रेजी में इसे लिखा है, आप इसे जरूर पढ़ें और लाभान्वित हुए। दोस्तों 26 अक्टूबर को बॉम्बे में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ ने एक व्याख्यानमाला में बोलते हुए कहा कि भारतीय संविधान फेडरल है, माना अर्थात संघात्मक है। उन्होंने कहा कि स्टेट्स एंड यूनियंस आर बोथ द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माना दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से ही अर्थात हमारे संविधान से ही पावर प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। दे मस्ट एक्ट इन डिफरेंस टू देयर लेजिस्लेटिव बाउंड्रीज इन फाइंडिंग मीनिंगफुल सॉल्यूशन टू मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। आवर एबिलिटी टू एड्रेस दिस चैलेंज इज litmus test for our imperfect federalism and the framers' faith in it. If the federalism in the years gone by was about adjusting the political realities in terms of legislative powers, in the years to come should be evaluated based on its ability to foster democracy, constitutional ideals of equality, liberty, dignity and fraternity. दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के धारा 1 में यह बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है और धारा 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है। इसका मतलब यह होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्माण हुआ है वो फेडरेटिंग यूनिट में विभिन्न जो राज्य हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके नहीं हुआ है। जैसे कि अमेरिका के संविधान में हुआ था कि वहां पर 13 कॉलोनी ने मिलकर के एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण किया था और उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि कुछ पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे और अधिकांश पावर राज्यों ने अपने पास में रखा। लेकिन ऐसी बात हमारे देश में नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण राज्यों के एग्रीमेंट के आधार पर नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट यह है कि राज्यों को पृथक होने का अधिकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से पृथक होने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका के संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर वहां के फेडरेटिंग यूनिट्स अर्थात स्टेट जो 50 स्टेट हैं, अगर वह चाहें तो केंद्र सरकार से पृथक हो सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली अब आजकल संभव नहीं है और आज वहां पर 50 राज्य हो गए हैं, लेकिन उनके संविधान में यह बात अंतर्निहित है। लेकिन हमारे संविधान में किसी भी राज्य को यह छूट नहीं दी गई है कि वह केंद्रीय सत्ता से अलग होकर के पृथक राज्य या पृथक देश बनाएं, तो सिसीट करने की मंजूरी नहीं दी गई है। दोस्तों 1994 के बॉम्बे केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि फेडरलिज्म अर्थात संघात्मक व्यवस्था हमारे संविधान की मौलिक विशेषता है और इससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी 28 राज्य हैं उनका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और वह केंद्र पर निर्भर नहीं है, अर्थात केंद्र के वो सबऑर्डिनेट नहीं है। उन्हें विशेष तौर पर लेजिस्लेटिव माने विधायी अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा और उस अधिकार के तहत में वह खुद सॉवरेन बॉडी है। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि फेडरलिज्म अर्थात संघात्मक व्यवस्था क्या होता है। तो संघात्मक व्यवस्था में डुअल पॉलिटी होता है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, जैसे कि हमारे देश में है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में अधिकारों का बंटवारा होता है कि कौन कौन से क्षेत्र में राज्य सरकार को काम करना है और कौन कौन से क्षेत्र में केंद्र सरकार को काम करना है। तीसरा, एक संघात्मक व्यवस्था में जो संविधान होता है वो रिजिड होता है, माने कठिन होता है, अर्थात साधारण लेजिस्लेशन के आधार पर किसी भी संवैधानिक उपबंध को संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में है, वहां पर एकात्मक व्यवस्था है और वहां पर चूंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां कोई भी संवैधानिक परिवर्तन या अमेंडमेंट या संशोधन
सामान्य लेजिस्लेशन की जो प्रक्रिया होती है उसी के आधार पर होता है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। लेकिन फेडरल व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है और वहां पर एक कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है संविधान संशोधन के मामले में। दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था में बाइकैमरल लेजिस्लेशन अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था होती है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। इसी तरह से संघात्मक व्यवस्था में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हुआ कि देश में जो भी कानून हैं उसके सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। अर्थात अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन अर्थात उपबंध से मेल नहीं खाता है तो जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पूर्णावलोकन अधिकार के तहत में उसे नल एंड वॉइड कर सकती है। दोस्तों, इसके विपरीत जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, एकात्मक व्यवस्था होती है, उसमें एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सारी शक्तियां उसी में मौजूद होती है। अगर वहां राज्य की व्यवस्था अगर है, जैसे ब्रिटेन में वहां पर वेल्स है या नॉर्दर्न आयरलैंड है या स्कॉटलैंड है, वहां की जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के द्वारा डेलीगेटेड पावर के आधार पर काम करती है। दोस्तों, हमारे संविधान में डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट माने दो प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, एक केंद्र की सरकार और दूसरा राज्य सरकार। और अभी तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा म्युनिसिपल कोड और पंचायत व्यवस्था को भी बहुत मजबूत किया गया लोकल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और इस तरह से हमारे संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अब लागू हो गया है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। जो महत्वपूर्ण विषय जैसे कि प्रतिरक्षा या विदेश के मामले या करेंसी, इन मामलों में केंद्र सरकार का अधिकार होता है, जबकि जो लोकल इंटरेस्ट के मामले होते हैं जैसे एग्रीकल्चर या हेल्थ, स्वास्थ्य या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पुलिस या पब्लिक ऑर्डर, ये सारे विषय राज्य सरकारों के पास में होते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, 3 प्रकार के सूची रखे गए हैं। केंद्र की सूची में अभी 100 सब्जेक्ट रखे गए हैं, पहले यह 97 सब्जेक्ट होता था। राज्यों के सूची में 59 सब्जेक्ट हैं, पहले 66 होता था। और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट रखे गए हैं, पहले यह 47 हुआ करता था। केंद्र सरकार को अर्थात या पार्लियामेंट को केंद्रीय सूची में उल्लिखित सब्जेक्ट में कानून बनाने का अधिकार है। इसी तरह से राज्य असेंबलीज को राज्य सूची में उल्लिखित सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार है। और जहां तक समवर्ती सूची का सवाल है, उसमें केंद्र और राज्य अर्थात पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जब भी किसी एक विषय पर पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है और स्टेट असेंबली के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए कानून राज्य असेंबली के द्वारा बनाए गए कानून पर को सुपरसीड करेगा। दोस्तों, हमारा संविधान सुप्रीम है, अर्थात अगर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली कोई कानून बनाती है जो हमारे संविधान के उपबंधों से मेल नहीं खाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे जुडिशरी के द्वारा न्यायपालिका के द्वारा नल एंड वॉइड माने निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, हमारा संविधान एक लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 470 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूची हैं। पहले मुख्य संविधान में 395 आर्टिकल माने धाराएं होती थी। दोस्तों, हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें कि 299 मेंबर थे और यह देश के विभिन्न हिस्सों से चुन करके आए थे। दोस्तों, हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया अपनाई गई है वो लचीला भी है और कठिन भी है। ये मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है। कुछ उपबंध पार्लियामेंट के दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ उपबंध जो सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़े हुए हैं या जुडिशरी का मामला है या इंटर स्टेट कॉमर्स का मामला है, इन मामलों को संशोधन के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस के विशेष बहुमत से, इसके अलावा आधे राज्यों के राज्य असेंबलियों के साधारण बहुमत से पास करना आवश्यक होगा। हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टेट लॉज बनाए गए हैं या सेंट्रल लॉज जो हैं,
या समवर्ती सूची है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जजमेंट करने का अधिकार है। ऐसा अमेरिका में नहीं है। वहां पर सेंट्रल लॉज को व्याख्या करने या उस पर डिसीजन देने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, और स्टेट लॉज के ऊपर व्याख्या करने या उस पर जजमेंट देने का अधिकार स्टेट के हाई कोर्ट्स का है। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में एक एकीकृत जुडिशियरी माने न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो एग्जीक्यूटिव से अर्थात कार्यपालिका से अलग है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज को मजबूत किया गया है। उनकी जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है, और इस तरह से उन्हें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका अदा करने के लिए संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है। दोस्तों, फेडरल व्यवस्था में एक आवश्यक तत्व होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय व्यवस्था, और इसी तरह से हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन की व्यवस्था है। लोकसभा में 550 सदस्य संख्या होते हैं, और अभी 542 सदस्य चुने जाते हैं, और ये वयस्क मताधिकार पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर प्रत्येक एमपी का चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो परोक्ष होता है, और यह राज्यों के हितों के संवर्धन का काम करती है। दोस्तों, हमारे देश में समय समय पर न्यायपालिका ने संघात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जैसे उदाहरण स्वरूप धारा 200 में राज्यपाल को यह अधिकार है कि अगर किसी राज्य असेंबली के द्वारा कोई कानून पास होने के बाद में गवर्नर अर्थात राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास में 3 विकल्प होते हैं। पहला कि वह उस पर स्वीकृति देगा, और जब स्वीकृति देगा तो कानून बन जाएगा। दूसरा कि वह उसे विथहेल्ड कर लेगा, अपने पास में रख लेगा, स्थगित करेगा, और तीसरा कि वह राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए उस बिल को भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि राज्यपाल को जो दूसरी शक्तियां मिली है विथहोल्ड करने का, वो अनिश्चित काल के लिए नहीं है। वह शक्तियां यह है कि अगर वो राज्यपाल किसी विधेयक जो राज्य असेंबली के द्वारा पास किया गया है, अगर वो उसे विथहेल्ड या स्थगित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे राज्य असेंबली के पास पुनः रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेजना होगा। और यदि राज्य असेंबली उस कानून को पुनः पास करके राज्यपाल के पास में भेजती है, तो राज्यपाल को दस्तखत करने मतलब स्वीकृति करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। और इस तरह से राज्यपाल के जो स्वेच्छाधिकार मतलब डिस्क्रिशनरी जो पावर थे, उसको कम करने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। इसी तरह से बॉम्बे केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी है, बहुमत है या नहीं है, इसका निर्धारण विधानसभा के पटल पर होगा, ना कि राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के अधीन। और इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 356 के तहत में जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता था राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, उसको कम किया। दोस्तों, पिछले 75 साल में बहुत सारी जो डेवलपमेंट हुए हैं वह एक संघात्मक व्यवस्था की ओर इंगित करता है। जैसे कि बहुत सारे राज्य अपने लिए स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी मांग कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे राज्य का यह कहना है और वो केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो सेंट्रल टैक्सेस का जो डिवाइजिबल पूल है उसमें उनके हिस्से में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बेलगांव को लेकर के। बहुत सारे राज्यों के बीच में नदी जल पर डिस्प्यूट या झगड़ा फसाद होता रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता रहा है, जैसे कि तमिलनाडु और केरल के बीच में। इसी तरह से बहुत सारे रीजनल पार्टी का अभ्युदय हुआ। और यह अभ्युदय क्यों हुआ? क्योंकि देश में जो रीजनल डिस्पैरिटी या जो क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके पार्टी या एआईडीएमके, उसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में। तो क्षेत्रीय असमानता को हवा दे करके बहुत सारे
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सत्ता में आ चुकी हैं और वो लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रहती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमारा देश का जो संविधान है वो संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन इसमें कुछ विशेष उपबंध हैं जो इसे दूसरे देश के संविधान से अलग करती है। इसमें कुछ यूनिटरी फीचर माने एकात्मक विशेषताएं हैं, और वो क्या क्या हैं? पहला, इमरजेंसी प्रोविजन, धारा 352, 356 और धारा 360 के तहत में आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है और जिसमें कि केंद्र सरकार को असीमित अधिकार मिल जाते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे संविधान में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को यह अधिकार है कि उसमें हस्तक्षेप करे, और अगर कोई कानून संवैधानिक उपबंधों से मेल नहीं खाता है तो उन्हें वो स्ट्रक डाउन या उसे निरर्थक या नल एंड वॉइड कर दे। दोस्तों, हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें कि IAS, IPS और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आते हैं, ये केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं लेकिन ये राज्यों में काम करते हैं, और इस तरह से केंद्र सरकार का दबदबा राज्यों पर ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से एक ही केंद्रीकृत इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था हमारे देश में की गई है, जो केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव का संचालन करती है। उसी तरह से एक ही केंद्रीकृत ऑडिट व्यवस्था है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के द्वारा केंद्र और राज्य के ऑडिट करने का काम CAG के मातहत होता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 6 वर्षों के लिए, और इन्हें कॉन्साइंस कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, मोस्ट पावरफुल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों, हमारे देश में जो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्तियां केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और उसमें राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होता है, उसी तरह से उनके जो पावर और फंक्शन हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। धारा 163 में राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे कि सिक्किम के राज्यपाल या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यपालों को कुछ कुछ क्षेत्रों में विशेष शक्तियां मिली हुई हैं, और जब इन शक्तियों का उपयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा तो वह राज्य के विधान परिषद के सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो इस तरह से राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख तो होता ही है, साथ साथ केंद्र का भी एजेंट होता है। दोस्तों, धारा 249 के मुताबिक पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी 1 साल के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और यह अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है, माने हर व्यक्ति हिंदुस्तान में, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, वह भारत का नागरिक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में डुअल नागरिकता की व्यवस्था है, माने वह व्यक्ति USA का तो नागरिक है ही, साथ साथ जिस स्टेट को वह बिलोंग करता है उसका भी वो नागरिक है। इसके अलावा हमारे देश में अब सिर्फ एक ही संविधान है पूरे देश के लिए। जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत में जो पृथक से जो संविधान दिया गया था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। लेकिन अमेरिका में जो 50 राज्य हैं उनके लिए अलग अलग संविधान है। दोस्तों, हमारे देश में 28 राज्य हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों के रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में अलग अलग हैं। जैसे कि यूपी में, चूंकि वो बहुत आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, तो राज्यसभा में उसका 31 MP चुना जाता है उस राज्य से। उसी तरह से बिहार से 16 MP, मध्य प्रदेश से 11 MP, और ये सभी आबादी के हिसाब से चुने जाते हैं। जबकि अमेरिका में प्रत्येक राज्य को 2 सदस्य चुनने का अधिकार है। इस तरह से वहां के सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के द्वारा ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, उन्हें 100 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, जबकि राज्यों को सिर्फ 59 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार है। इस तरह से केंद्र सरकार बहुत ज्यादा मजबूत है। इसी तरह से कोई भी कानून जो राज्य के असेंबली के द्वारा पास किया जाता है और अगर राज्यपाल के द्वारा उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए या कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, तो
राष्ट्रपति को अनलिमिटेड पावर है, एब्सोल्यूट वीटो है, वह उसे हमेशा के लिए उसे विथहोल्ड कर ले, तो इस तरह से राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का एब्सोल्यूट वीटो है और यह राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। अब निचोड़ क्या है कि हमारा संविधान एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसमें कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के आम जनता की भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए काम करेंगे और अपने जो डिफरेंसेज हैं, मतलब जो मनमुटाव है या अंतर है, उसको पाटने का काम करेंगे, उन्हें हल करने का काम करेंगे। राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार के मातहत नहीं है। विधायी और कार्यपालिका शक्ति राज्य सरकारों को सीधे संविधान से मिलती है। दोस्तों, निचोड़ यह है कि हमारा संविधान एक संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था करता है, लेकिन एबनॉर्मल या विशेष परिस्थिति में उन्हें केंद्र सरकार को कुछ विशेष पावर, जैसे कि इमरजेंसी के पावर, मजबूत केंद्र सरकार की व्यवस्था या संविधान के संशोधन की लचीला प्रक्रिया, ये जो अधिकार पार्लियामेंट को दिए गए हैं वह इसलिए दिया गया है ताकि इमरजेंसी में अगर या कोई दूसरा देश अगर हम पर हमला करता है तो पूरा देश एक होकर के उसका मुकाबला कर सके। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपनी टीम से जरूर मुझे अवगत कराएं। थैंक यू।